हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप पे एक बार फिर से वेलकम है। अपनी एक्सरसाइज 3 चल रही थी, अब क्लास 11th के वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 कर लिए थे, 29 किए थे, 19 किए थे, सॉरी 20 क्वेश्चन नंबर आज करना है। 20 नंबर क्वेश्चन हुआ नहीं था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे अपने। उससे पहले आप सबने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मैं सुमित और मैं क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें अपनों ने LHS लिख लिया, क्या है cos 4x, तो इसको मैं cos 2 × 2x लिख सकता हूँ, ठीक है ना, cos 2 × 2x। अब मेरे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्योंकि cos 2x का साइन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, 1 - 2 sin² x, ठीक है। इस पे अप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2 sin² 2x आ जाएगा। sin² 2x क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 2x है x की जगह, तो ये इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें फिर sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin x cos x। यदि इसको आप ओपन करोगे, स्क्वायर लगा हुआ है, 1 - 2 × ये हो जाएगा 4 sin² x cos² x। देखो यही आपको चाहिए था, 1 - 8 sin² x cos² x, ये आपका RHS, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्या करते हैं अपने ही क्वेश्चंस को हार्ड बना लेते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है cos 6x बराबर क्या दिया हुआ है, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos² x -1। ये प्रूफ कर रहे हैं। देखो पूरे सवाल में cos ही चाहिए, इसका मतलब cos 6x है ना, तो उसको पहले अपने चेंज कर लेंगे और फिर फॉर्मूले अपने अप्लाई कर देंगे। तो LHS लिख लो, LHS cos 6x, तो cos 6x को आप ऐसे लिख सकते हो, cos 2 × 3x लिख सकते हो ना, सॉरी cos बोल रहा हूँ, साइन लिख दिया मैंने, तो cos 2 × 3x लिख सकते हो। अभी अपने cos का फॉर्मूला लिखा था, लेकिन वो साइन में लिखा था, अब अपने cos में लिखना है, क्योंकि RHS में सारे cos हैं। तो cos का फॉर्मूला cos में 2 cos² x -1 होता है, लगा लो। तो यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा 2 cos² 3x -1, ठीक है ना। तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 cos 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -1। अब cos 3x का फॉर्मूला याद हो तो आप लगा सकते हो, चूंकि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 cos 3x -3 cos x, ठीक है। फॉर्मूला को कंफर्म कर लेना, अपना फॉर्मूला यही होता है ना, क्योंकि यदि फॉर्मूले में गलती हुई तो आप लोग क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला ये 4 cos q cos x ही होता है, अपने अप्लाई कर दो, 2 या जगह 4 cos 3x -3 cos x -1, इस पे स्क्वायर लगा दो, इस स्क्वायर को ओपन कर दो, तो a स्क्वायर मतलब 16 cos 6 हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 cos² x हो जाएगा, फिर -2ab 6 × 12 × 24 हो जाएगा, cos की पावर 4 हो जाएगा -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 32 cos की पावर 6, यही है पहला स्टेप। फिर आ जाएगा 48 cos की पावर 4 वाला पहले लिख लो, फिर स्क्वायर वाला 18 cos² x -1, यही आपका RHS है या नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अपना आंसर आ गया RHS, यही RHS है, ठीक है ना।
वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं होते, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस करते वक्त कंसंट्रेट रखोगे उतना ही बेटर है। क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा ध्यान से करोगे क्वेश्चन तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन नोट करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का। दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा माइनस थीटा प्लस π/2, ठीक है। एक का ये है, एक इसकी मल्टीप्लाई में एक और दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस π/2 और RHS इसमें चाहिए 2 कॉट थीटा, ठीक है। उसको 2 कॉट थीटा चाहिए, तो सॉल्व करो, LHS ले लो। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक, इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा लिख सकते हो ना, ये 90 है। और इसी तरह से इसको भी 1 प्लस कॉट प्लस इसको भी आप सेक 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसी को देख लो। सेक 90 प्लस थीटा मतलब सेक 90 प्लस थीटा दूसरा कॉलम होता है, दूसरे में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो दोनों सेक के नेगेटिव होंगे। लेकिन अब चेंज हो जाएगा, सेक किसमें चेंज हो जाएगा, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कोसेक थीटा हो गया। और ये 1 प्लस कॉट थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। ये देखो, इसको आप a मान लो, ये तो a है, इसको आप b मान लो, ये देखो b है, ठीक है। तो a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो a प्लस b, a माइनस b, अपने पास एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अपने को 2 कॉट थीटा चाहिए, और 2 कॉट थीटा के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर लो, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा आएगा, माइनस इसको मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और आपको पता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 1 उधर जाए, कोट उधर जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 2 कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 2 कोट थीटा बचा, और यही आपका RHS, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, और इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी 3.3 चैप्टर आज कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। 3.3 चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी ही अपने 3.4 का बेसिक पढ़ेंगे, 3.4 की क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब अपने पढ़ते हैं त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण क्या होती है, सबसे पहले देखो त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं जो त्रिकोणमिति फलनों के द्वारा व्यक्त की जाती है उसे त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमिति फलन का मतलब कोई चर राशि x के रूप में आपको दी होगी, फॉर एग्जांपल sin x बराबर 1/2 एक त्रिकोणमिति समीकरण है। आप त्रिकोणमिति समीकरण को 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हो। त्रिकोणमिति एक होता है मुख्य हल और एक दूसरा होता है व्यापक हल, ठीक है।
तो मैं आपको मुख्य हल बता देता हूँ, व्यापक हल मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। देखो मुख्य हल क्या होगा, मुख्य हल जो x का मान 0 से 2 पाई के बीच में मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में जो मान आ रहे होंगे वो सब के सब मुख्य हल कहलाएंगे। और व्यापक हल किसको कहेंगे, x के वो सभी मान जिनको n से प्रदर्शित किया जाए और n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा। n से प्रदर्शित किया जाए और बाकी n सारे के सारे क्या होंगे, z होंगे। जैसे मतलब आप सोच के देखो, सिर्फ साइन 0 डिग्री का मान जैसे अपने कह देते 1/2, क्या सिर्फ 360 तक ही आता है? साइन के अंदर 1/2 सिर्फ क्या 360 तक ही आता है? जी नहीं, ये अनंत n तक चलता है। n तक मतलब आप कितने भी n तक ले जाओ उसके मान आपको मिलते जाएंगे। तो 360 तक तो आपको मुख्य मान कहलाएंगे। 360 के बाद जैसे चक्कर बढ़ने लग जाएगा वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, व्यापक हल के अंदर आ जाएंगे। और व्यापक हल को n से डिनोट किया जाएगा। तो मैं आपको कुछ व्यापक हल लिखा देता हूँ और वो व्यापक हल कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो आपके सामने आ जाए sin x बराबर 0, तो sin x बराबर 0 आ जाए तो इसका व्यापक हल क्या होगा, तो sin x बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर n पाई हो जाएगा। मतलब sin मतलब 180 पर 0, 360 पर 0, 180 और 360 तो क्या रहेंगे, मुख्य हल। लेकिन इसके जैसे आगे जाओगे 180 को 3 से गुणा करोगे 540 डिग्री, ये सब व्यापक हल के अंदर आने लग जाएंगे। और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा, ठीक है। यदि cos x बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा, ठीक है। cos x बराबर 0 तो 2n प्लस 1, 2n पाई नहीं सॉरी, x बराबर होगा 2n प्लस 1 n बाई 2, पाई बाई 2, n बाई 2, पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z होगा। यहाँ प्लस माइनस दोनों सिंबल आ सकते हैं यहाँ, ठीक है। और इसी तरह से यदि sin x बराबर sin y हो, sin x बराबर sin y हो तो आपके पास क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ठीक है। और n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू z है, ठीक है। यदि cos x बराबर cos y हो तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस y, तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y और n बिलोंग्स टू z। यदि 10x बराबर 10y हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, n पाई प्लस वाई और n बिलोंग्स टू z। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जैसे बाकी आप कहोगे सर इसमें बाकी कोट कोसेक और उनके लिए तो ये उनका उल्टा ही होता है। यदि देखो कोस आ रहा होगा, सेक आ रहा होगा तो उसको उल्टा कर देंगे, कोस में चेंज कर लेंगे, कोट आ रहा होगा तो उसको उल्टा कर देंगे, टर्न मतलब ये तीन ही होते हैं मेनली तो मुख्य मान, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा मुख्य मान के लिए, ये क्वेश्चन कि sin x बराबर sin y का मतलब क्या हुआ। कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगी sin x बराबर आपके पास आ गया sin 3/4, ठीक है ना। तो उसको आप क्या लिखोगी, तो x बराबर n पाई, मतलब क्या है n पाई प्लस -1 की पावर n। यहाँ n 1 रखो चाहे -1 रखो, n 1 रखो चाहे -1 रखो, मुख्य मान हमेशा बार बार यही वैल्यू दर्शाएगा। n बिलोंग्स टू z है, z क्या चीज है, पूर्णांक नंबर। z पूर्णांक नंबर आपको पता होना चाहिए, 10वीं क्लास में आप पढ़ गए हो। पूर्णांक मतलब z -1 माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सारे मान आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको इतनी ही बात लिखनी है, ये आपको नोटबुक में लिखनी है त्रिकोणमिति समीकरण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाएंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या क्या है वो अपने सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज आ जाएगी अपनी कितनी, 3.4, ठीक है। तो 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित समीकरण के मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मुख्य तथा व्यापक हल दोनों ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 10x, तो 10x बराबर
√3 बात करी है उसने, tan x बराबर √3 कहा है, तो इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। tan x बराबर √3 के हिसाब से पहले अपने मुख्य हल ज्ञात करेंगे, मैं दोनों ही समझा दूंगा, सारी बात समझ आ जाएगी आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि tan x बराबर √3, tan के अंदर कितने डिग्री का मान होता है, √3 होता है tan के अंदर, tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है ना। तो अपने tan π/3 लिख सकते हैं, मतलब तो एक मान हो गया π/3, तो यहाँ से निकल गया है x बराबर π/3, तो आप कह सकते हो x बराबर π/3। तो अब एक मुख्य मान और होगा, क्योंकि कहा है 360 तक मान ढूंढने हैं, यदि 360 से ऊपर जाएंगे वो व्यापक में जाएंगे, लेकिन 360 में एक मान और आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक दो मान आएंगे हमेशा ही, प्रत्येक के दो मान आएंगे 360 तक। तो एक तो x बराबर 60 पे √3 होता है, और √3 कब होता है tan के अंदर, तो वो ज्ञात करने के लिए आपको जो चंडाल चौकड़ी बताई थी वो बहुत आसान है। देखो बस आपको इतना ही पहचानता है, ये देखना है कि ये प्लस है या माइनस, प्लस है ना, तो आपको ये ढूंढना है tan कौन से कॉलम में प्लस होता है, tan होता है तीसरे कॉलम में प्लस, और तीसरे कॉलम में पहुंचने का तरीका चेंजर लाइन पे मत जाना, नो चेंजर लाइन पे रहना, 180 प्लस थीटा। तो यदि मैं इसको 180 प्लस थीटा कर दूं, तो यहाँ से एक तो मान निकल के आ गया मुख्य, क्या x बराबर π/3, एक मुख्य मान तो आ गया है, ठीक है। दूसरा एक और निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कर लो, इसको यही रहने दो, tan x बराबर, इसको मैं tan 180 प्लस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में tan पॉजिटिव होता है, तो ये tan इतना ही आएगा। इसको अपने सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 पाई और 1 4 π/3, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 π/3। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मुख्य हल कौन कौन से आएंगे, मुख्य हल आएंगे, एक तो आएगा π/3 और एक आएगा 4 π/3, ये दोनों 0 से 360 के बीच में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैं व्यापक हल बता देता हूँ। तो व्यापक हल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो व्यापक हल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज उठा दो कि चूंकि tan x बराबर क्या है, tan π/3, ठीक है ना। तो इसी पोर्शन के अकॉर्डिंग करना है अपने को। यदि ये नेगेटिव होगा तो पहले आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और अभी भी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि tan x बराबर tan y, तो आपके पास x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस y, और यहाँ n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से देखो x तो x है, लेकिन y कितना है, π/3, तो आपका मुख्य मान आ जाएगा n पाई प्लस π/3 और n बिलोंग्स टू z। ये आपका व्यापक हल है। समझ आई बात कि वो tan x बराबर tan y बराबर, मतलब ये तो x रहेगा, ये वाला y यदि ये नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव वाला भी समझा दूंगा आपको। तो ये आपका व्यापक हल हो जाएगा और ये मुख्य हल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हो गया, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलेंगे अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे। एक नेगेटिव वाला करा लेते हैं, 2 नंबर आप खुद करोगे, 3 नंबर करवा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करवा लेते हैं, पॉजिटिव ये सेक्स, तो कोट x बराबर कितना है, -√3, ठीक है ना। कोट x बराबर -√3 में मुख्य हल होगा आपका, कल दोनों याद कर रहा हूँ, 2 पॉजिटिव दे रखे हैं, 2 नेगेटिव दे रखे हैं, 2 मैं करा देता हूँ, 2 आप खुद कर लेना। तो कोट x बराबर -√3 दे रखा है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप √3 देख लो किसका मान होता है, कोट के अंदर √3 होता है, π/6 का मान होता है, बट कोट 30 का मान होता है, ठीक है ना। तो इस पहले इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, ठीक है ना। इस नेगेटिव को पॉजिटिव आप कैसे बना सकते हो, सोचो। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कोट नेगेटिव कौन से कॉलम में होता है। अब कोट नेगेटिव कौन से कॉलम में होता है, सोच के देखो, दूसरे में और चौथे में। इसका मतलब 2 व्यापक मान, 2 मुख्य मान फिर भी आएंगे, कौन कौन से, दूसरे कॉलम में आएगा और एक चौथे कॉलम में आएगा। तो दूसरे में कैसे पहुंचा जा सकता है, 180 माइनस थीटा करके, 180 माइनस थीटा करके पहुंच सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस कोट 180 माइनस थीटा। अब देखो मैंने माइनस क्यों लगा दिया यहाँ पे बार, क्योंकि ये माइनस खुद देगा, ठीक है। इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ, ये तो माइनस था ही, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये लिख सकता हूँ, तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोट x बराबर आ जाएगा कोट
6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई बटा 6, तो x का मान आ जाएगा 5 पाई बटा 6। तो एक मान तो ये आ गया, ठीक है, मुख्य मान। एक मान और आएगा, तो एक और याद करने के लिए सोचो, दूसरे के बाद चौथे में होगा, तो चौथे में नेगेटिव होगा, तो चौथे में पहुंचने का तरीका क्या है? चौथे में पहुंचने का तरीका है क्या? 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 360 माइनस थीटा कर दो, ठीक है। तो 6 गुना 12 में से 1 गया 11, तो कोट x बराबर कितना आ जाएगा? कोट 11 पाई बाई 6, तो 11 पाई बाई 6, तो x बराबर आ जाएगा 11 पाई बाई 6। तो दो मुख्य मान आ गए, कौन कौन से? एक आ गया 5 पाई बाई और 11 पाई बाई 6, दो मुख्य मान आ गए। और व्यापक हल की बात करनी है पहले, ठीक है ना। तो ये दो मुख्य मान है। अब व्यापक मान, ठीक है ना। तो व्यापक मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस नेगेटिव को उठा सकते हो क्या? इस नेगेटिव को नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास देखो 10 कोट वाला तो होता ही नहीं है, आपके अंदर आपके पास 10 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? कोट x बराबर माइनस कोट पाई बाई 6 दे रखा है ना, तो आप इसको 10 का ही लिख सकते हो, ठीक है ना, 10 के अंदर ही लिख सकते हो। तो इसको 10 के अंदर कैसे बदलोगे कि आप इसको लिख दो, क्योंकि कोट x बराबर आपको दे रखा है माइनस रूट 3, तो आप इसको उल्टा कर दो क्वेश्चन को ही। तो 1 बाई कोट x बराबर माइनस 1 बाई रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा 10x बराबर माइनस 1 बाई रूट 3। अब आपको 10 के फॉर्म में रूट 3 देखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 6, ठीक है ना। सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पास फॉर्मूला वो होता है ना, इसीलिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसको पहले पॉजिटिव बना लो। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 10 कौन से कॉलम में? दूसरे कॉलम में पॉजिटिव होता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा 10x बराबर 10 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। और अपने पास अभी भी एक फॉर्मूला लिखा था 10x बराबर 10y होता है, तो आप क्या लिखते हो? x बराबर 10 पाई प्लस y। यहाँ से आंसर आ जाएगा x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z, अपना आंसर आ जाएगा। ये आपका व्यापक मान है, ठीक है ना। मतलब व्यापक मान में अपने को सबसे पहले देखो 10 आई, तो उसको किस में बदल लो? कोट। वैसे यदि इसको ना भी बदलो तो भी ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट देख लो कितना आया 5 पाई बाई 6, तो आपको y की जगह 5 पाई बाई 6 ही लिखना है, क्योंकि 10 और कोट का सेम होता है, साइन और कोसेक का सेम होता है, और सेक और कोसेक का सेक और कोस का सेम होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको कोसेक x बराबर -2, कोसेक x बराबर -2 दे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपने को कोसेक के अंदर जाना है, कोसेक की टेबल में जाना है और देखना है दो किसकी वैल्यू होती है। अब देखो किसी को याद नहीं होता है कि दो कैसे निकाले, तो आप सिर्फ साइन वाली टेबल याद करो। साइन में 2 देखो 1/2 किसका था, क्योंकि कोसेक उसका उल्टा था ना, तो साइन में आपको क्या देखना है 1/2 किसका था, तो साइन में 1/2 30 का था, इसका मतलब कोसेक 30 का मान क्या होगा? 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? कोसेक x बराबर माइनस कोसेक पाई बाई 6। अब अपने को क्या करना है? इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में कॉस नेगेटिव होता है, कोसेक। तो तीसरे और चौथे कॉलम में होता है। तो तीसरे में पहुंचने का तरीका क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो माइनस कोसेक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा, मतलब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 पाई और 1 पाई 7 पाई हो जाएगा, और ये बाहर नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, तो आ जाएगा कोसेक 7 पाई बाई 6। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 पाई बाई 6। एक तो मुख्य मान आ गया, मतलब अपने क्या ज्ञात कर रहे हैं? अभी मुख्य मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर व्यापक मान ज्ञात करेंगे।
तो 7π/6 आ गया। अब देखो आप कोसेक एक्स को और भी लिख सकते हो कि माइनस इसको मैं एक चौथे कॉलम में पहुंचने का तरीका 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, तो 6 दूना 12 में से 1 गया 11 पे, तो कोसेक एक्स बराबर ये हो जाएगा कोसेक 11π/6, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 11π/6। तो हमारे पास दो मुख्य मान आ गए, कौन कौन से, 7π/6 और 11π/6, ये हमारे दो मुख्य मान है। ठीक है, अब हमें व्यापक मान ज्ञात करने, तो व्यापक मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापक मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, कोसेक एक्स बराबर -2, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 कोसेक एक्स बराबर -1/2, तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर -1/2। ठीक है ना। अब देखो आप साइन के अंदर देख लो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो साइन एक्स इसको पॉजिटिव बनाओगे, तो पॉजिटिव बनाने के आपको पता है साइन कौन से कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तो तीसरे में 180 प्लस थीटा से पहुँच सकते हैं, तो 7π/6 आ जाएगा, तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा साइन 7π/6। अब अपने पास साइन एक्स बराबर साइन वाई सूत्र था, क्या था, एक्स बराबर क्या था, n प्लस -1/n इंटू वाई। ठीक है, लगा दो, वाई कितना है 7π/6, एक्स बराबर आ जाएगा n प्लस -1/n और 7π/6 और n बिलोंग्स टू 10। ये हमारा देखो व्यापक मान के लिए आपको जो मैं 3 फॉर्मूले बताए थे, मेन जो 3 फॉर्मूले के लास्ट वाले, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं फॉर्मूले से प्रत्येक सवाल को किया जा सकता है, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि ये इन वैल्यूज पे, मतलब आप सोच के देखो कि जब अपने क्वेश्चन करेंगे कोई भी डिग्री, वो सिर्फ इतने तक ही सीमित थोड़ी है, वो तो कितने भी घूम सकती है, कितनी बार घूम सकती है, मतलब n बार घूम सकती है। वही चीज़ ये बता रहा है व्यापक मान क्या कर रहा है, इसके मान क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इन इस वैल्यूज पे, मतलब आप -1 रखो, आप सोच के देखो सबसे छोटी वैल्यू देखो, सबसे छोटी वैल्यू के लिए n 0 रख सकते हो, जी रख सकते हो, तो आप 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 रखोगे तो किसी की पावर 0 1, तो अब आ जाएगा 7π/6। तो सबसे छोटा मान देखो 7π/6 ये आया था, नहीं आया था ना, 7π/6। इसी तरह से दूसरा मान ज्ञात करने के लिए आप -1 रख लो, फिर पॉजिटिव 1 रखो, पॉजिटिव 1 रखोगे तो पाई यहाँ आएगा, यहाँ -7, मतलब पाई में से 7π/6 माइनस करना है, तो खुद देख लो -π/6 आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो सारों के मान ये आते रहेंगे। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। n की वैल्यू आपको क्या क्या रखनी है, n की वैल्यू आप माइनस में रख सकते हो, 0 रख सकते हो, पॉजिटिव में रख सकते हो, कोई भी, ये एक ही की बात नहीं कर रहा, -1, -2, -3, कोई सा भी मान रख सकते हो और आप मान ज्ञात कर सकते हो। व्यापक मान मतलब कौन कौन से मान आएंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं सुमित कंवर आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने इसी क्वेश्चंस के 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस को फिनिश करते हुए 3.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद विविध प्रश्नमाला में देखो क्या रहता है, 11वीं क्लास के स्टूडेंट नए हैं, मेरे से पहली बार विविध प्रश्नमाला पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा ये रह जाएगा कि विविध प्रश्नमाला में मैं क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं कराता हूँ। जो विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए होते हैं, वो स्टूडेंट खुद सॉल्व करता है, फिर मैं उसके बाद उनको सॉल्व करवाता हूँ। इसीलिए आपके लिए इतना ही रहेगा। अब आप विविध प्रश्नमाला को सॉल्व कर सकते हो, विविध प्रश्नमाला की जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको उनको सॉल्व कर लेना और फिर जो बचेंगे मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। बाकी यदि किसी के पास बुक नहीं है तो मैं सारे क्वेश्चंस लिख दिया करूँगा, जो सॉल्व नहीं करवाने वाले वो आपको करने होंगे। क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, नहीं तो आप NCERT की वेबसाइट पे जाके बुक डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको बुक अवेलेबल हो सकती है और ये NCERT के अकॉर्डिंग ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही। आपको अब लास्ट में मेरे YouTube चैनल का लिंक मिलेगा और उस लिंक पे जाके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आने वाले लेटेस्ट वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हो।
तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।